सभी को नमस्कार। और आज कैरियर जोन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉडकास्ट लेकर के उपस्थित हुआ है। हम सभी प्राइमरी एजुकेशन में रहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन गेन करते हैं और फिर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कैरियर जोन हर एक पक्ष को स्पर्श या टच जरूर करेगा। तो उसी श्रृंखला को आज हमने उन्हीं शब्दों को पूरा करने का प्रयास किया है। और आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य नारायण गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए जानना चाहूँगा सर से कि थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की, क्या इनकी एजुकेशन रही, और फिर अन्य पक्ष पे हम लोग आगे बात करेंगे। प्लीज़ सर। धन्यवाद लोकेश भाई हमारे सीनियर रहे नवोदय विद्यालय के 2 साल। मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सारी जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया मनकापुर गोंडा से हुई। 2001 का पास आउट हूँ और नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद मेरी जो एजुकेशन फिर सारी हायर एजुकेशन जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई। BA, MA इंग्लिश, देन B.Ed, M.Ed, JRF, SRF और उसके बाद PhD। तो ये मेरी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो शैक्षिक मेरी पृष्ठभूमि जो है वो नवोदय विद्यालय से उसकी शुरुआत हुई। और एक बेहतर माहौल जो नवोदय विद्यालय से मिला वो उसने मुझे बहुत मदद की कि मैं इस प्रतिष्ठित लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी सारी एजुकेशन ग्रहण करूं। और एजुकेशन जो मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रहण की वो सारी चीज़ें जो है मुझे आगे चल करके जो है जो चीज़ें जो हमें संस्कार है, जो सारी चीज़ें नवोदय विद्यालय से मिली उसने मुझे बहुत मदद की लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रॉस्पर करने में। तो जैसा कि नवोदय विद्यालय की बात की है डॉक्टर साहब ने, तो चूंकि मैं भी नवोदय से पास आउट हूँ, ये पॉडकास्ट बहुत से नवोदय के बच्चे देख रहे होंगे। सबने वो 7 साल जिए हैं, 7 साल का वो अनुभव सबके पास है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा सर आपसे कि नवोदय में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हर साल अक्रॉस इंडिया नवोदय से पास आउट होते हैं, बाहर आते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स आ गई हैं। तो वो कौन सी 4-5 स्किल हैं जो नवोदय में सीखने के बाद उनको बाहर हेल्प कर सकती है? थोड़ा सा बताइए, प्रकाश डालिए। बहुत सही प्रश्न किया आपने। वैसे नवोदय विद्यालय के जो छात्र हैं वो दूसरे मतलब जो छात्र या विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में अलग होते हैं। वो किस संदर्भ में अलग होते हैं थोड़ा सा मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मेरा भी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट बॉर्न हैविंग द सिल्वर स्पून इन माई माउथ। साधारण परिवार से था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। और जब नवोदय में गया तो नवोदय जो है वो स्वर्ग था भी उस समय, अभी भी है। तो नवोदय में एक चीज़ होती है ना कि जो नवोदय के जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनको वो सेल्फ मेड होते हैं, खुद से बनते हैं। क्योंकि वहाँ जो होता है अध्ययन का तरीका होता है, वो उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को प्रॉस्पर करें, अपने आप को एक्सेल करें इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। तो एक तो वो स्किल जो उनको सेल्फ मेड बना देती है। दूसरा यह है कि इतने समय तक वो एक साथ रहते हैं, जो दूसरे विद्यालय में शायद ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय जो होते हैं वो या तो डे बोर्डिंग होते हैं, फुल बोर्डिंग कोई नहीं होता है। तो नवोदय विद्यालय का जो फुल बोर्डिंग सिस्टम है और एक ऐसा सिस्टम जो नवोदय को परिवार बनाता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं भी मिलते हैं तो परिवार के रूप में रहते हैं। कोऑपरेशन की जो बात होती है कि सहयोग की भावना, एक दूसरे का सहयोग करना, कोलैबोरेशन, काम को एक साथ करना, और साथ साथ जो वो स्किल है ना कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं। कितनी भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, तो वो कितनी कठिन परिस्थिति हो, नवोदय वाले कहीं भी अच्छा कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नवोदय के विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों से अलग बनाती हैं और संयमित बनाती हैं। मतलब संयम जो होता है ना, वो संयम जो दूसरे विद्यालय के जो है बच्चों में नहीं होता, विद्यार्थियों में नहीं होता, वो नवोदय के बच्चों में होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें नवोदय से मिलती हैं।
लीडरशिप, रिसोर्सफुलनेस, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। अच्छा सर, अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि मेरी जानकारी, जो कि लंबे समय से मैं आपके संपर्क में रहा, और आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राथमिक जगत में भी शिक्षा अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए इंग्लिश लेक्चरर यानी पीजीटी इंग्लिश के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद आप विश्वविद्यालय शिक्षा में आए हैं। तो थोड़ा सा ये जो पॉडकास्ट हमारा एक एक्सक्लूसिवली हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में अपना कैरियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बनाना चाहता है या शुरू करना चाहता है, तो क्या गाइडलाइन उसके लिए होनी चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा है कि एक तो कम लोग जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा में आना चाहते हैं प्योरली, क्योंकि राह बहुत कठिन है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जो परसिवरेंस और जो परसिस्टेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, वो ज़रूरी है विश्वविद्यालय जो है उसके एजुकेशन में शिक्षा में आने के लिए या विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक बनने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाए तो एक जो फोकस्ड एफर्ट होता है कि वो होना चाहिए। अब क्योंकि हम जब स्कूल एजुकेशन से आगे निकलते हैं तो हमारी जो राह होती है, हम दो राह पे खड़े होते हैं या हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। विशेषली ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनका जो पहला पर्पज़ ये होता है कि जॉब मिल जाए या कुछ नौकरी लग जाए, तो सबकी पहली चाहत होती है। लेकिन विश्वविद्यालय में आने के लिए या कॉलेज लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने के लिए आपको ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। तो वो धैर्य होना चाहिए, क्योंकि बिना धैर्य के फिर आप उतनी एजुकेशन लेना और उसमें एक्सेल करना, तभी आप विश्वविद्यालय स्तर पे या कॉलेज लेवल पे आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, लगातार प्रयास करना, और जिस फील्ड में आप हैं उसको, जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना, अपने आप को उसमें जो है उसमें मास्टरी गेन कर लेना है उस सब्जेक्ट में, विषय में, ताकि जो है मतलब विश्वविद्यालय स्तर पे, क्योंकि जिस विद्यार्थियों को हमें डील करना है उनके साथ की चीज़ें, उनकी साइकोलॉजी जानना, उनकी और सारी चीज़ों को जानना, वो एक परसिस्टेंट एफर्ट का परिणाम होता है। तो लगातार मेहनत करना, अपने सब्जेक्ट्स में मास्टरी गेन करना, जिस भी सब्जेक्ट में आप गेन कर रहे हैं, और मास्टरी के बाद भी जैसे आप मास्टर्स में इंटर करते हैं तो फिर यूजीसी नेट स्पेशली जो एग्ज़ाम होता है, या जो आपका CSIR है साइंस वालों के लिए, उसमें आप पीजी करते करते आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि उसमें आपका यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम नेट तो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ऐसा होता भी है, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वो अगर हो जाता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बूस्ट फॉर द especially the scholars who are seeking for the job in the higher education institutions, उनके लिए बेहतर हो जाता है। तो एक पहला जो काम यही होता है कि आप लगातार प्रयास करें, अच्छे से अपनी पीजी करें, और पीजी के साथ साथ मास्टरी गेन करें अपने कंटेंट पे, और यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई करें। वो एक माइलस्टोन होता है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, और जहाँ एक दिन जिस दिन आपने क्वालिफाई किया JRF, वो एक कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आप परफेक्ट हो गए हैं इस तरह के प्रोफेशन के लिए। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना है, छोटे छोटे प्रयासों से आप जो है इस तरह के जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे जो उत्तर प्रदेश की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे एक हायर एजुकेशन कमीशन है, जो सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उनकी अलग वैकेंसीज आती हैं, एक जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC जो आयोग से आती हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी से आती है। ठीक, तो यूनिवर्सिटी में जो आती संख्याओं की बहुत कम होती है, तो आखिर में यूनिवर्सिटी लेवल पे जो चयन प्रक्रिया है, एक उसमें वर्ड अक्सर सुनने में आता है API, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे बच्चों को, हमारे श्रोताओं को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं अवेयर करें, ताकि वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर सकें। चलिए, बढ़िया है। जैसा हमने पहले भी इसके पहले के प्रश्न में आपने पूछा था कि कैसे किया जाए, तो हमने बताया आपको कि जो एजुकेशन है, मतलब मास्टर्स लेवल तक जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि आपका कंटेंट पे कमांड हो जाए। और जब एक बार कंटेंट पे कमांड होता है, और जब आप PhD में एनरोल होते हैं, तो PhD में एनरोल होने के आजकल क्राइटेरिया बदल गए हैं एनरोल होने के साथ साथ, क्योंकि वो क्राइटेरिया है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो अब वैसा नहीं रहेगा कि मास्टर करने के बाद आप PhD कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है, उसकी तैयारी करनी है। तो वो नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ उसकी तैयारी हो जाए
और एक बार जब आप क्वालिफाई करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जीडीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो प्रदेश स्तर पे होता है, जिसमें एपीआई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें एपीआई स्कोर्स नहीं मांगते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कहते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है वो पहले नहीं था स्टूडेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अभी जो है जितने भी लेटेस्ट जो एडवर्टीजमेंट है उनमें इसकी बात की गई है। तो उसमें यह है कि आपका एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स जो है वो आपके पब्लिश होने चाहिए। तो आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिसर्च के टाइम से या पीजी के टाइम से ही फोकस होना चाहिए कि कम से कम 5 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो, उससे अधिक हो जाए और वो भी रेपुटेड जर्नल्स, ऐसे वैसे जर्नल्स में नहीं। आप आजकल स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स की बात हो रही है और चूँकि यूजीसी केयर लिस्ट जो है अभी खत्म हो गई है, फ्यूचर में कोई और क्राइटेरिया आएगा, तो इस तरह के जर्नल्स में, रेपुटेड जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो तो उसकी तैयारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए, ताकि एपीआई आपका अच्छा हो और समय समय पे आपको कोई चैप्टर्स आप लिख रहे हैं किसी बुक के लिए, कहीं कहीं उसका भी आपको वेटेज मिलता है। तो जहाँ इस तरह के वेटेज मिल रहे हैं वहाँ पे इसकी तैयारी जरूरी है, और वो केवल विश्वविद्यालय लेवल पे जो निकलता है वैकेंसीज, उन वैकेंसीज में एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो उसकी आपको तैयारी करनी है। साथ साथ आजकल प्रेजेंटेशन भी जो है वो दिए जाते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट जो है आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर टॉपिक ऑन दैट योर थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर वाइवा वोसी भी उसी के आधार पे होता है। तो इसकी तैयारी आपको थोड़ा पीजी करने के बाद अगर इस तरह के जॉब के लिए आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि इस तरह के पेपर पढ़ो। और लगातार जब आप चूँकि हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो एक मेजर जो उसका एक एम होता है वो होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़, उसको बढ़ाना, रिसर्च करना, शोध कार्य को केवल पढ़ाना लिखाना नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक पर्पज़ है वो शोध के रूप में नई नई चीज़ों का ज्ञान का एक्सटेंशन करना, तो उसका भी जो है एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए भी प्रयास करते रहना है। और ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो एपीआई ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही है अभी तक, तो इसके लिए आपको इस तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया एपीआई का जो स्कोर होता है 100 में काउंट होता है आपका एकेडमिक्स, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी सब सारा का सारा फर्स्ट क्लास होना चाहिए विद गुड एकेडमिक स्कोर, प्लस रिसर्च पेपर्स की सर ने बात की, हर रिसर्च पेपर का कुछ वेटेज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पे स्कोर में। आप जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप एपीआई नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं। और एक हमने जैसे आपको बताया था ना कि रिसर्च आपका पीएचडी, तो पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो पीएचडी के जो है मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो अगर पीएचडी अवार्ड नहीं है तो फिर आपको उसका वेटेज नहीं मिलेगा। तो 30 मार्क्स कहीं कहीं पीएचडी के होते हैं, और जेआरएफ के मार्क्स ज़्यादा हैं नेट से, तो वो भी वेटेज होता है। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप हर एक फील्ड में एक्सेल करें। आपका जेआरएफ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, जेआरएफ के लिए हमेशा प्रयास जेआरएफ का होना चाहिए, और साथ साथ जो है आप एपीआई के लिए ये सारे काम करते रहे तो बढ़िया। तो जैसा कि सर ने बताया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या नहीं भी अभी तक सोचा है, जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद डिसाइड करेंगे हाँ कि फ्यूचर में हम डिग्री कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, वो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जिनका एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से कराया जाता है, और टोटली आपका एग्ज़ाम जो होता है वो रिटन बेस्ड होता है। उसमें एक पेपर होता है, पेपर में आप जैसा स्कोर करते हैं उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको अगर मेरिट में आप आते हैं तो आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कहीं ना कहीं डेप्यूट किया जाता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। और दूसरा जो है कॉलेजेस के रूप में, उसमें महाविद्यालयों की बात जैसे मैंने की थी, तो महाविद्यालयों में कहीं ना कहीं उसके लिए एक अलग सा आयोग बनाया दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, और हर स्टेट अपना करा। अभी थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, क्योंकि बीच में सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे। अभी यूपीएचएससी का तो जो है वो नॉर्मल हो रहा है पेपर ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन जो जीडीसी है उसने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी इस तरह के लिए, तो उनके लिए क्या है कि उनको नए तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। प्री और मेंस भी होगा उसमें, यानी प्री क्वालिफाई करने के बाद यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एंड देन फर्दर इट विल बी फॉलोड बाय द वाइवा वोसी या इंटरव्यू जो होगा, तो उसके बाद ये प्रोसीजर होगा। तो अब उसके लिए नई तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी जीडीसी के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। तो ये थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी सारे पैटर्न जो है वो अभी तक सेम थे। यानी कि जीडीसी के लिए सर जो किया है सर, मतलब
पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश में किया गया, वो यानी कि जो पीसीएस के पैटर्न है, पीसीएस परीक्षाएं होती हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वैसे ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर उसी पैटर्न को इसको ले गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे उनको ये पता होना चाहिए कि परीक्षा का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं सर से अनुरोध करूँगा कि भविष्य के लिए जो आज के यूथ से कल वही कल आने वाले समय में हमारा भविष्य होंगे, तो यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, जो कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन देख रहे हैं और आप बहुत सारे सैकड़ों बच्चों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप जगह जगह वाइवा बच्चों के लेने जाते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बड़ा आज के टाइम में अगर हम देखें तो युवा जो है बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जी है, और ज्ञान के अगर संदर्भ में देखें तो बहुत सारा ज्ञान भी रखते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि आजकल के युवाओं के लिए जो मेरा संदेश ये है कि धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि समय तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस समय के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से कोई चीज़ मिल जाए और जैसे भी मिल जाए, तो वो तरीका शॉर्टकट जो है वो नहीं अपनाना है। स्पेशली हायर एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में जहाँ आप जा रहे हैं, उसमें अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो उसमें आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत लगातार करना है और साथ साथ धैर्य बनाए रखना है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, आजकल तकनीक का युग है, तो वो जो विधा थी पढ़ने लिखने वाली वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो एक बार दोबारा से किताबों की ओर लौटना है, क्योंकि कहते हैं ना कि बुक्स आर आवर एवरलास्टिंग कंपेनियन एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो लाइब्रेरी को डेवलप करना है, अपनी लाइब्रेरी किताबों को ढूंढना है, किताबों से पढ़ना है, अच्छे रिसोर्सेज ढूंढने हैं, क्योंकि किताबों के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के समय में हम बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जो JRF भी हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उन्होंने JRF क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अगर उनसे कोई चीज़ को डिटेल में बताने के लिए कहा जाता है तो दे आर नॉट एबल टू इलाबोरेट द थिंग्स। और ये इंटरव्यू में भी होता है ऐसा कि इंटरव्यू में पूछा जाता है तो शायद भी उनको इलाबोरेट करने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आप किताबों से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी का उतना ही सहारा लीजिए जितना वो एक सहायक के रूप में यूज़ हो। जिस दिन आप उसको मास्टर बना लेंगे वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को तकनीक पे आधारित पूरी तरीके से ना करिए, आप किताबों से जुड़िए और नोट्स बनाइए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि जो है आप आगे सफल हो सकें चीज़ों को लेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सबने कही है, तकनीक, चूँकि हमारे आसपास तकनीक आजकल दिख रही है। मोबाइल से हम लोग इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि एक ही रूम में बैठे रहते हैं, 4 लोग बैठे हैं, चारों अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपस में कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। तो उसका भी थोड़ा सा नियंत्रित उपयोग करना है और किताबों से जुड़ना। एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, चूँकि बात आई है, तो जैसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग और इस तरह की हम पीयर लर्निंग की बात करते थे, वो भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। तो मैं युवाओं से जो कहना चाहती हूँ, आज के छात्र हैं, मतलब अपनी एक ग्रुप बना के रखें, क्योंकि तकनीक के युग में तो आसान है ग्रुप बनाना। एक ग्रुप बनाएं और वहाँ आप चीज़ों को शेयर करें, कंटेंट को शेयर करें। तो अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहना। ऐसे लोग जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को भी आप प्रमोट कर सकते हैं और क्रिएटिव लर्निंग इस तरह से हो सकती है। तो मिलकर काम करने से बेहतर रिजल्ट आते हैं, ये निष्कर्ष है सर की भी लास्ट उन्होंने कहा। और मेरा भी मानना है कि जब आप एक के साथ एक जुड़ता है तो एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होते हैं, क्योंकि दोनों का दिमाग चलता है तो कुछ और प्रोडक्टिव निकल करके आता है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के युवाओं के लिए संदेश बहुत महत्वपूर्ण है सर ने दिया कि हमको मिलकर के रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, किताबों को दोस्त बनाना है और तकनीक का उपयोग करना है, सीमित उपयोग करना है। और थोड़ा सा मैं आपके एकेडमिक्स के उस सेक्शन में झांकना चाहता हूँ। जैसे जब आप नवोदय में थे तो खेल की क्या भूमिका युवाओं के लिए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। क्या आपने कोई खेल खेला है? बिल्कुल, चूँकि खेल की बात आई तो जब खेल की बात आती है तो ऑटोमेटिकली वो जो मन में ना जो खिलाड़ी है वो निकल करके आ जाता है। मतलब खेलते हुए किसी को देखता हूँ ना, तो आज भी ऐसा लगता है कि अभी मैदान में जा करके हम भी बहुत सारा खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं है,
अपने स्कूल टाइम में मैंने बास्केटबॉल से रीजनल खेला और टेबल टेनिस से रीजनल खेला है। यार बास्केटबॉल में रीजनल नेशनल भी सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन मैं गया नहीं। और क्रिकेट तो मैं खेलता ही रहा, कबड्डी भी खेला, खो खो भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला। हालांकि वो किसी लेवल पे नहीं खेला, लेकिन स्कूल लेवल पे तो मैंने खेला ही। फुटबॉल के अच्छे प्लेयर रहे। और तो स्पोर्ट्स में कुछ गेम्स को छोड़ करके बाकी सारे एक्टिविटीज़ में, एथलेटिक्स को छोड़ करके बाकी सब में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। वो फुल पार्टिसिपेशन होता था, ऐसा नहीं कि मतलब वो थोड़ा बहुत पूरी तरीके से जी जान से खेला हूँ। तो स्पोर्ट्स का एक रोल ये है कि वो आपको तरोताज़ा बनाए रखता है। आपके जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोच विचारने की क्षमता है, सोचने विचारने की, उसको हमेशा एक्टिवेट किया रहता है, आपको इंगेज करता है। और साथ साथ दूसरी जो क्वालिटीज़ हैं ना स्पोर्ट्स से जो डेवलप होती हैं, जिसमें लीडरशिप का हो या कोऑपरेशन का हो या दूसरी और सारी चीज़ें हैं जो खाली एकेडमिक, प्योरली एकेडमिक्स से नहीं आती हैं। तो एकेडमिक्स के साथ जुड़े रहना और स्पोर्ट्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि चाहे आप कोई भी खेल खेलिए तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके खेलिए और उसको एक लेवल तक भी खेल सकते हैं, लेकिन वो कहीं आपको आपके एकेडमिक्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एटलीस्ट स्कूल लेवल पे। अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि जब मैं नवोदय विद्यालय में रहा तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे जो पीटी टीचर थे या कभी उनको इस तरह की शिकायत नहीं रही कि ये खाली पढ़ने वाला ही है, क्योंकि मैं सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। जितना अच्छा जो है मतलब जो भी था एकेडमिक्स में, उतना ही अच्छा मैं स्पोर्ट्स में भी था। भले ही मैं उसको आउट लेवल पे नहीं ले गया, लेकिन खेल का अलग वो होता है जो आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है। वो जुनून कहीं ना कहीं, वो खेल वाला जुनून है ना, वो आपको एकेडमिक्स में भी हेल्प करता है। तो कहने मतलब सिंपल सा है, हेल्दी बॉडी हैविंग हेल्दी माइंड। ठीक, तो खेलना कूदना भी है जो हमारे यूथ से उनके लिए संदेश है सर का। और ये पॉडकास्ट जो है उन सभी बच्चों के लिए जो इसको देख रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में JNV गुणा के 2001 बैच के पास आउट डॉक्टर सूर्य गुप्ता जी हैं। आपको कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप विद्यालय इस प्रांगण में आइए। BEd डिपार्टमेंट है ये लखनऊ विश्वविद्यालय का, और जो भी सर से सहयोग होगा आपको मिलेगा। और केवल सहयोग के लिए नहीं, जब कभी भी मिलने का मन हो आप आइए, और आपको एक बड़े भाई का वरद हस्त यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देगा। तो आज के लिए कोई और कुछ बताना चाहेंगे सर? अंतिम में एक लाइन कह दूंगा कि डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। डू द बेस्ट लीव द रेस्ट, यानी परिश्रम पर ध्यान देना है और बाकी चिंता छोड़ देनी है। यूथ के लिए संदेश है सर का। आज ये पॉडकास्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ये पहला प्रयास है हमारा, और कैरियर जोन आपके साथ ऐसे बहुत सारे प्रयास करेगा आने वाले टाइम में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी यहाँ से शेयर किया था उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास है, आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है, ताकि ज्ञान का विस्तार हो सके। चीज़ इतना विस्तारित होंगी उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी और लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के पॉडकास्ट में इतने ही बात करेंगे हम। आज इसके लिए नमस्कार और बहुत बहुत